नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष, 6 महीनों में होंगे चुनाव। 23 कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी में उठाए गए सवालों से हुआ हंगामा। प्रशांत भूषण ने नहीं मांगी माफ़ी, कहा अंतरात्मा की अवमानना होगी। बातचीत से नहीं माना चीन तो सैन्य विकल्प पर विचार, जनरल रावत। ट्रंप की बहन ने कहा ट्रंप झूठे और बिना सिद्धांत आचार व्यवहार वाले। तो ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप गोदी मीडिया को मानते हैं कि वो खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से एक सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अब बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। आज की सबसे बड़ी खबर से, कांग्रेस नेताओं को चिट्ठी को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल हुआ। दिन भर सभी नेताओं के अपनी बात रखने के बाद ये तय हुआ कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। हालांकि सुबह सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी और नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। बैठक के बाद कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य KH मुनियप्पा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय नहीं है और गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा ने भी लिख कर दिया कि नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी और अध्यक्ष पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले चिट्ठी को लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की नाराजगी जताने की खबरों के बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर जोरदार पलटवार किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। दरअसल पूरा बवाल सूत्रों से आ रही खबरों को लेकर हुआ था। खबर आई कि बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसके बाद राहुल गांधी के आरोपों का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहकर जवाब दिया कि अगर भाजपा के साथ गठबंधन के आरोप सही साबित होते हैं तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जब इसको लेकर बवाल हो गया और कपिल सिब्बल ने भी इसी के आधार पर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया, तब गुलाम नबी आज़ाद ने ट्वीट करके इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी से कहा कि वो भाजपा के साथ मेरे सहयोग को साबित करें। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि न CWC की बैठक में और न ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को भाजपा से जोड़ा है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमने भाजपा की ओर से ऐसी चिट्ठी लिखी है, इसलिए मैंने बोला था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ साथी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अगर वो ये साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन इससे पहले कपिल सिब्बल डैमेज कर चुके थे। उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी बीजेपी के साथ मिलीभगत है। सिब्बल ने गिनाया कि राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सफलतापूर्वक बचाव किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ पार्टी का बचाव किया। सिब्बल ने कहा कि पिछले 30 सालों में उन्होंने किसी भी मुद्दे पर एक भी बयान बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया। क्या इसके बाद भी हमारी बीजेपी के साथ मिलीभगत है? राहुल के बयान पर बवाल होते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस तरह का एक भी शब्द नहीं कहा है और ना ही इस ओर संकेत किया है। सुरजेवाला ने कहा कि मीडिया में चल रही झूठी बातों और गलत सूचनाओं से भ्रमित ना हो। उन्होंने कहा कि हम सभी को आपस में लड़ने के बजाय मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें फ़ोन कर कहा है कि जिस बयान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सिब्बल ने कहा कि राहुल के फ़ोन के बाद वे अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हंगामा लेकर हुआ था वो दरअसल वो चीज़ें अपनी जगह पर थी ही नहीं। एक अफवाह, एक गलत खबर फैलाई गई या फैल गई और उस पर आपस में तकरार शुरू हो गई, ट्वीट वार शुरू हो गया और जिसमें राहुल गांधी भी उसकी जद में आ गए। लेकिन राहुल गांधी की समय पर सफाई के बाद ये मामला सुलझा लिया गया
ये पहले से ही साफ था कि जिन नेताओं ने पत्र लिखा है वो न तो गांधी परिवार के खिलाफ हैं और न ही कांग्रेस के खिलाफ कोई बगावत कर रहे हैं, न ही उनकी बीजेपी से कोई मिली भगत हो सकती है, क्योंकि ये नेता कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहे या उनके साथ जाने की किसी तरह से किसी ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। तो एक जो भ्रम बना था वो 7 घंटे की बैठक के बाद ख़त्म हुआ और एक अच्छा फैसला कांग्रेस ने लिया है कि 4-5-6 महीने के अंदर पार्टी में चुनाव होंगे और नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ये बहुत सही तरीका है कि पार्टी अपना अध्यक्ष चुने, ना कि एक CWC मनोनीत करे राहुल गांधी को कि आप आइए और हमारे नेता बन जाइए। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। और जो चापलूसी का एक वातावरण बना था वफादारों की तरफ से जो पत्र लिखने वालों के खिलाफ, वो एक अच्छी बात नहीं थी। ये जो गोलबंदी या गुटबंदी कांग्रेस के अंदर हुई इस सवाल पर और उसको लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो मोर्चेबंदी हुई वो पार्टी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो अंदर खाने जो हो रही थी वो सड़कों पर आ गई और तीखी हो गई। ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन अब संभावना या कांग्रेस हाईकमान पर है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को आगे ले जाती है और जो कटुता कड़वाहट पैदा हुई है उसे कैसे ख़त्म करती है। अगली खबर लेते हैं जो कि इसी कार्य समिति की बैठक से ही जुड़ी हुई है। आज कार्य समिति की बैठक का कारण थी 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखी गई एक चिट्ठी। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की तरक्की और युवाओं द्वारा निर्णायक रूप से नरेंद्र मोदी को वोट दिए जाने को स्वीकार करते हुए चिट्ठी में कहा गया है कि कांग्रेस में समर्थन का आधार खिसकना व युवाओं का विश्वास खोना गंभीर चिंता का विषय है। चिट्ठी में सुधार के एक एजेंडे को पेश किया गया है जो वर्तमान नेतृत्व के लिए काफ़ी चुभने वाला जान पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पत्र में कहा गया है कि एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व हो जो क्षेत्र में ज़मीन पर नज़र आए और सक्रिय रहे। इसके साथ ही चिट्ठी में कहा गया है कि नेतृत्व ऐसा हो जो संस्थागत नेतृत्व तंत्र गठित करे और सामूहिक रूप से पार्टी के पुनरुत्थान के लिए मार्गदर्शन करे। कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी में इस बात का जिक्र भी किया है कि नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता और पार्टी में दरार की रिपोर्टों से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और पार्टी कमज़ोर हुई है। चिट्ठी में जो मुद्दे उठाए गए हैं वे समय समय पर पार्टी के नेता उठाते रहे हैं। शशि थरूर ने हाल में ये मुद्दा उठाया था कि पूर्णकालिक अध्यक्ष जल्द चुना जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पद पर गांधी नेहरू परिवार का सदस्य आएगा या कहीं बाहर का। वहीं इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पत्र लिखने वाले नेताओं को निशाने पर लिया गया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जो लोग गांधी परिवार पर सवाल उठ रहे हैं वे कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। अधीर ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार के हाथों में सुरक्षित है। इसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूरी तरह से गांधी परिवार का समर्थन किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि गांधी परिवार को लेकर सवाल उठाने वाले लोग ऐसे मुश्किल वक्त में पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे मुश्किल वक्त में पार्टी का नुकसान वो कर रहे हैं जो गांधी परिवार की चाटुकारिता में संलग्न हैं या फिर वो जो पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। जो नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ऊहापोह बना हुआ पूरे संगठन में, उसको दूर करने की मांग कर रहे हैं और कुछ जो वाजिब सवाल हैं वो उठा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे सवाल उठाने वालों को ब्रांड कर देना और गांधी परिवार के महिमा गान में लगे रहना ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह है। नेतृत्व गांधी परिवार का कोई नेता संभाले तो भी में स्पष्टता होनी चाहिए कि सोनिया गांधी हमेशा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनी रहेंगी और ना राहुल गांधी को कब जिम्मेदारी लेंगे, वो कब आप पूरी तरह से कांग्रेस की कमान संभालेंगे, ये स्पष्ट करना चाहिए। अगर नहीं संभाल रहे हैं तो कौन संभालेगा, कहीं तो स्पष्टता होनी चाहिए। और इस मामले में ऐसा लगता है कि ये चापलूसी जो गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस में बहुत गहरी बैठी हुई है, वो एक बार फिर से सिर उठाकर वही कर रही है और इससे कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान होगा बजाय इसके कि उन सवालों को हल करने के जो चिट्ठी के मार्फत उठाए गए हैं।
और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दोषी ठहराए गए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल अपने बयान में प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वे माफ़ी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। 20 अगस्त को प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर सुनवाई टाल दी थी और अपने बयान के बारे में दोबारा विचार करने को कहा था और इसके लिए सोमवार तक का वक्त दिया था। मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी, सजा का ऐलान करेगी। प्रशांत भूषण का मामला मंगलवार को केस लिस्ट में क्रमांक 7 पर लगा हुआ है। प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने कहा है, मेरे ट्वीट सद्भावनापूर्ण विश्वास के तहत थे जिस पर मैं आगे भी कायम रहना चाहता हूं। इन मान्यताओं पर अभिव्यक्ति के लिए सशर्त या बिना शर्त की माफ़ी निष्ठाहीन होगी। उन्होंने कहा, मैंने पूरे सत्य और विवरण के साथ सद्भावना में इन बयानों को दिया है जो अदालत ने विचार नहीं किए। अगर मैं इस अदालत के समक्ष बयान से पलट जाऊं तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक ईमानदार माफ़ी की पेशकश करता हूं तो मेरी नज़र में मेरे अंतःकरण की अवमानना होगी और उस संस्थान की जिसका मैं सर्वोच्च सम्मान करता हूं। बता दें कि कोर्ट ने प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को नामंजूर करते हुए 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। तो प्रशांत भूषण का जो जवाब आया है वो अपेक्षित है। वो इसी तरह के जवाब का संकेत भी दे चुके थे, कह चुके थे कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। और सच मानिए तो हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा यही चाहता है कि प्रशांत भूषण इस मामले में न झुकें, माफ़ी न मांगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राह अपनाई है उसके खिलाफ खड़े हों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में वो जिस तरह के अंकुश लगाना चाहती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार लटकाकर, वो सही नहीं है। ये तमाम जो न्यायविद हैं, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, जो न्यायिक बिरादरी है बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उन सब ने अंडरलाइन किया इस चीज़ को कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुओ मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लेकर सुना है, जो 2 ट्वीट को आधार बनाकर उन्हें सज़ा दी है प्रशांत भूषण को, वो बिल्कुल भी गैर वाजिब है। यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि प्रशांत भूषण को सज़ा नहीं सुनाई जानी चाहिए। ऐसे में अब निश्चित रूप से बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के पाले में है जिसकी अध्यक्षता माननीय अरुण मिश्रा कर रहे हैं। तो अरुण मिश्रा जी को अब तय करना है कि इस मामले में वो क्या रास्ता अपनाएंगे। क्या पूरी जो माहौल बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जो संदेह बने हुए हैं, जो लोगों में एक अविश्वास पैदा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तौर से इस सुनवाई को लेकर, उसको दूर करेंगे। ये जो एक गलत रास्ता चुना है बेंच ने, कोर्ट ने, उसमें सुधार करेंगे या प्रशांत भूषण को सज़ा देंगे तो कितनी सज़ा देंगे? उन्हें दिन भर की सज़ा दी जाएगी, 1 घंटे की सज़ा दी जाएगी, या जो 6 महीने की सज़ा हो सकती है मैक्सिमम इसमें और जुर्माना लगाने की, वो की जाएगी। जो अगर सज़ा किसी भी तरह की दी गई तो निश्चित रूप से ये भारतीय न्याय के इतिहास में एक बहुत उज्जवल परंपरा का हिस्सा नहीं रहेगी। तो एक बहुत ही कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में कोर्ट का रवैया जनवरी से अभी तक बहुत निराशाजनक रहा है। जिस तरह का पैटर्न बना है उसमें साफ दिखता है कि सरकार ने जिन मामलों में राहत देने की बात की उनमें दी गई, जैसे अर्णब गोस्वामी, अमीश देवगन वगैरह के मामले में जिनमें खिलाफत की गई, मुखालफत की गई, उनमें नहीं दी गई, जैसे विनोद दुआ, डॉक्टर कफील, शर्जील इमाम और इस तरह के मामलों में नहीं दी गई। तो ये एक दोहरा रवैया दिखा है और कल इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सज़ा जो सुनाएंगे उसमें ये स्पष्ट होगा कि कोर्ट अपने रास्ते को सुधार रहा है या अभी भी वो उसी रास्ते पर चलेगा। अगली खबर लेते हैं। चीन के साथ कई स्तरों पर और कई बार की बातचीत नाकाम होने के बाद भारत ने अब अपना रवैया कड़ा कर लिया लगता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीनी सेना की घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए सैन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
जनरल रावत ने ये तो नहीं कहा कि वो सैन्य विकल्प क्या है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद ही इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है। सैन्य विकल्प पर ये भारत की ओर से पहला बयान है, ये ऊंचे स्तर से आया है बयान है। जनरल रावत ने ये बात तब कही है जब भारत और चीन सीमा के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 5 बार हो चुकी है। इस दौरान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और एक बफर जोन तैयार करने पर राजी हो गया, लेकिन चीन के सैनिक अभी भी डेप्सांग और पेंगोंग त्सो इलाके में जमे हुए हैं और पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। इसके पहले दोनों देशों के राजनीतिज्ञ व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी वांग यी से बात की। बता दें, चीन में भारत के राजदूत विवेक मिश्री ने भी कई स्तर पर बातचीत की। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के विदेश मामलों के सदस्यों से मुलाकात की। मिश्री ने चीन के मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष से भी बातचीत की। सैन्य मामलों में मिलिट्री कमीशन सबसे बड़ी बॉडी है और तमाम बड़े नीतिगत फैसले वही लेती है। इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं हैं। इन तमाम बातचीत का कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला है। चीन ने डेप्सांग और पेंगोंग त्सो खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। पीएलए के सैनिक वहाँ अभी भी डटे हुए हैं। तो सीडीएस के बयान से 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहली तो ये मान लीजिए कि एक तरह से जनरल रावत ने भी ये स्वीकार कर लिया कि चीनी सेना भारतीय ज़मीन पर काबिज़ है और मान नहीं रही है, और अगर नहीं मानेगी तो सैन्य विकल्प आजमाया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें जिसको छुपा रही है केंद्र सरकार बार बार, वो बार बार उभर कर सामने आ रही है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और भारत अभी तक उस पर कुछ कर नहीं पाया है। दूसरी बात है सैन्य विकल्प की। तो इस तरह के बयानबाजी बहुत होती है, लेकिन सैन्य विकल्प तक पहुंचना एक लंबी प्रक्रिया होती है। बहुत सोच विचार कर उस तक पहुंचना चाहिए। सीडीएस जनरल रावत बहुत सारे ऐसे बयान देते रहे हैं, गैर जिम्मेदार बयान देते रहे हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है, और जो उनसे अपेक्षा की जाती रही है वो भी वो नहीं कर पाए हैं। यानी लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके लिए सीधे तौर पर जनरल रावत ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि चीनी घुसपैठ हो रही है, तो वो शून्य में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो जनरल रावत के इस बयान को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के माहौल में इस तरह के बयान देने की बड़ी परंपरा है। एक संकेत में पब्लिक कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, कि आम लोगों को लगे कि हाँ भारतीय सेना तैयार है और सैन्य विकल्प भी आजमाए जा सकते हैं, लेकिन असलियत में दरअसल अंदर खाने इस तरह की चीज़ें कतई होती नहीं हैं। इनको केवल बयानों के स्तर पर आप देखिए और उतना ही समझना काफ़ी होगा। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बहन मैरीन ट्रंप बैरी ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया है। एक ऐसा झूठा शख्स जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, यानी आचार व्यवहार नहीं है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहन का। यदि उनकी बहन के आरोपों को झुठलाना चाहें तो भी ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके ये बयान ऑडियो टेप में रिकॉर्डेड हैं। यदि कोई उनके बयान को राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र विरोधियों की साजिश करार देना चाहे तो भी इसे विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 2018 और 2019 की है। इस ऑडियो को मैरीन की भतीजी मैरी एल ट्रंप ने चोरी छिपे रिकॉर्ड किया था। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग को अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है और खबर भी प्रकाशित की है। वैसे ट्रंप पर झूठ बोलने के आरोप कोई नए नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने उनके बोले झूठों की पूरी एक श्रृंखला बनाई है। जून 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के झूठ और गलत तथ्यों की एक सूची छापी थी। अखबार ने लिखा था कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं पैदा हुआ है जिसने झूठ बोलने में इतना वक्त गंवाया हो। अमेरिका के तमाम मीडिया हाउस ने राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप के 10,000 से ज़्यादा झूठों का संकलन किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की है उसमें भी ट्रंप की बड़ी बहन मैरीन ट्रंप बैरी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही हैं। मैरीन पूर्व संघीय न्यायाधीश भी रही थी। रिकॉर्डिंग में ट्रंप की बहन मैरीन को राष्ट्रपति के रूप में अपने भाई के प्रदर्शन को नापसंद करना कहते हुए
सुना गया है। एक रिकॉर्डिंग में वो कहती हैं उसका बेकार ट्वीट और झूठ है। ये हे भगवान। मैरिन की भतीजी मैरी एल ट्रम्प एक लेखक हैं और हाल में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है। इसका नाम है टू मच एंड नेवर एनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, यानी बहुत अधिक और ज़्यादा कभी नहीं, मेरे परिवार ने दुनिया का सबसे ख़तरनाक आदमी कैसे बनाया। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि मिस्टर ट्रम्प की परवरिश ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया जिसे वो लापरवाह नेता करार देती हैं। तो ट्रम्प के झूठों का अंबार लगा है। ट्रम्प लगातार झूठ बोलते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी बहन बता रही हैं कि न केवल वो झूठे हैं बल्कि सिद्धांतहीन हैं, आदर्शहीन हैं। उनका आचार व्यवहार हम सब जानते हैं कि वो एक लंपट हैं। स्त्रियों के साथ उनके किस तरह के संबंध, किस तरह के व्यवहार थे। एक पोर्न स्टार के साथ उन्होंने बाद में डील की थी, उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाया था। तो ऐसे बहुत सारे सच्चे किस्से हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ते हैं और झूठ के तो एक सिलसिला है। चुनाव के पहले से, पिछले चुनाव जीतने के पहले से वो सब वाकिफ़ हैं। ऐसे नेता गिने चुने हैं विश्व में। आप भी सोचिए और कौन कौन नेता हैं जो झूठ बोलने में इस तरह की महारत रखते हैं। उनके भी झूठों का हिसाब किताब वहाँ के मीडिया को रखना चाहिए। और अब इस बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार चला गया है। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, दिलचस्प खबर है कि वहाँ पर कोरोना पर काबू लगभग पा लिया गया है। एक दिन में सिर्फ 4 मामले आए हैं। दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 34 लाख के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की ख़ास खबरें, बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और जिन मित्रों ने इस वीडियो को, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और जाते जाते आपसे एक निवेदन भी है कि इस पूरे प्रोग्राम पर एक अपनी रचनात्मक, सुझावात्मक टिप्पणी ज़रूर लिखें। इन खबरों पर अपनी एक अच्छी राय भी लिखें, बगैर फप्तियाँ कसने के और स्टिकर लगाने के, मेमेस देने के या गाली गलौज करने के। अच्छी रचनात्मक टिप्पणियाँ दें जिससे ये संवाद का दौर और सुधरे और बेहतर हो। तो मित्रों, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।